गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी। आपको स्टार्टिंग ही बता देती हूँ कि सिलेबस का जो पैटर्न है ना वो बच्चों चेंज हो चुका है। अब सिर्फ रटाफिकेशन से तो काम नहीं चलने वाला, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू बी क्लियर योर कंसेप्ट्स। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो बता देती हूँ। दूसरी चीज, जो हमारा सिलेबस की जो भी हम बात कर रहे थे वो चेंज होकर हो गया है बेटा ऑब्जेक्टिव। आपके टर्म 1 और टर्म 2 में आपकी वीडियो में, हर 10th की वीडियो में आपको ये बता रही हूँ कि आपका चेंज क्या क्या हुआ है सिलेबस। टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस पैटर्न चेंज हो चुका। अब टर्म 1 में 50% जो आपका जो कंप्लीट 50% सिलेबस आएगा और पूरा पेपर जो होगा ना वो होगा आपका एमसीक्यूज बेस्ड, और सब्जेक्टिव होगा टर्म 2 में। जो पेपर जो कहते हैं ना चैप्टर्स टर्म 1 में आ गए वो टर्म 2 में रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत मजे वाली बात हो गई, हुर्रे वाली बात। लेकिन ये हुर्रे उन वाले लोगों के लिए हुआ है कि जो कंसेप्ट से पढ़ते हैं, जो सिर्फ रटते हैं ना, उनके लिए यक वाली बात हो गई है। फाइन, तो हम यहाँ पे आपको इस चैप्टर का हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चंस के साथ बताएंगे विद ऑब्जेक्टिव मैटर, और आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं सारे एमसीक्यूज वो सब कुछ आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे, अपकमिंग वीडियोस में। जैसे जैसे सिलेबस कंफर्म आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको वीडियो सेंड करते जाएंगे और अपडेट करते जाएंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड का यूज़ हम या बेसिस का यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। हमने आज तक पढ़ा कि एसिड वो होता है भाई जो खट्टा खट्टा लगता है, ऐसा ही है, यही बताया जाता था। जो सॉरिन टेस्ट वो एसिड, और जो बिटर होता है वो क्या होता है, लम्जी टाइप का, वो होता है बेस, और न्यूट्रल का न्यूट्रल ही है, फिर क्या बोला जाए। हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले जो एसिड का बारे में बताया है कि एसिड कैसा होता है, टेस्ट में सॉर मतलब खट्टा होता है। चेक करेंगे कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। कई बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि रेड ब्लू में करता है कि ब्लू रेड में करता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसके लिए एक ट्रिक होती है कि एसिड के लिए ए यूज़ करते हैं, बेस के लिए बी यूज़ करते हैं, ये ध्यान करा। तो जब एसिड क्या करता है, देखिए सुनिएगा, एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर को ब्लू से क्या कर देता है, रेड, मतलब सीरीज चलती है इसकी ABR। एसिड क्या करता है, ब्लू करता है लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट, क्लियर। और फिर बेस क्या करेगा, बेस उल्टा काम करेगा। इतना समझ में आया। तो ये सीरीज वाइज, ये थोड़ी ट्रिक से अगर आप याद करना चाहो तो कर लो। A फॉर एसिड, B फॉर बेस, बेस ब्लू, एसिड ब्लू को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट, और रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है किसके थ्रू, एसिड को बेस के थ्रू। यहाँ क्लियर समझ में आया। आपको इसमें नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बताया। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, तो लिटमस और टर्मरिक मतलब हल्दी, ये क्या होते हैं, इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। नाम जरूर याद कीजिएगा, विच वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर ऑफ, समझ में आ गया। तो कौन कौन हुआ नेचुरल इंडिकेटर, हुआ बेटा आपका लिटमस और वो सॉरी टर्मरिक और लिटमस, ठीक है। अब आपने इन्होंने फिर आगे बताया कि कभी आपने नोट किया है कि जब अगर आपके कपड़ों पे पिकल्स गिर जाता है ना, तो फिर आपकी मम्मी क्या करती हैं, उसको धोने जाती है ना। जब वो साबुन से धोती है ना, वो पिकल्स का कलर जस्ट कन्वर्ट इनटू द रेडिश ब्राउन कलर, बिकॉज वो एसिड है।
ठीक है। और जबकि कुछ बेस टाइप का कुछ गिर जाता है आपका, जो नेचर में कैसा होता है बेस, वो गिरेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कलर चेंज कर देता है, अपना ब्लूइश कलर में कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपका एक मिथाइल ऑरेंज आ गया है और एक है फिनोफ्थलीन, ध्यान रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। अब हमें क्या पता चला यहाँ पे कि एसिड जो नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन हुआ हमारा, टर्मरिक और लिटमस, जबकि सिंथेटिक जो इंडिकेटर हुआ वो कौन कौन हुआ, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। यहाँ तक समझ में आया। अब हम थोड़ा आगे बढ़े। क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 1 कि you have provided 3 test tubes, one of them contain distilled water and other 2 contain an acidic medium, acidic solution and basic solution. If you have given only red litmus paper, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है। तो गाइज एक बात देखिएगा, आप समझिएगा कि आपके पास 3 बीकर हैं, एक बीकर में आपको पानी दे रखा है और यू नो पानी यार, एक में आपको पता नहीं कौन सा सोल्यूशन है और एक में आपको दे रखा है बेसिक सोल्यूशन, एक में एसिड और एक में बेसिक सोल्यूशन। आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपका जो रेड लिटमस पेपर है ना, आप क्या करेंगे, इन 2 बीकर, एक बीकर जो लिटमस पेपर है उसमें 1 ड्रॉप तो पानी की, 1 बूंद किसी और चीज़ की निकालेंगे आप। अगर उस ड्रॉप के डालने पर उस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर रहा है तो वो एसिड ही है, डेफिनेटली एसिड ही है ना, दूसरा तो पानी है। और अगर दूसरा, अब इसमें आपने अब क्या करेंगे, ये हट गया, रेडी है मान लो, तो मतलब आपने बोला कि भाई इनमें से एक क्या है, एसिड है, एक क्या है, पानी। आपने क्या किया, अब दूसरी ड्रॉप के लिए पानी और वो दूसरा वाला है ना उसमें से एक पिन निकाला और फिर ड्रॉप कर दिया। जैसे आप ड्रॉप करोगे तो वो क्या करेगा, अगर वो बेस होगा तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू। तो आप इस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हो कि इनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। यहाँ तक क्लियर है खुद। सेकेंड पार्ट, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। इधर क्वेश्चन देखिएगा, आपकी एक्टिविटी 2.1 के अंदर कह रहा है कि वो कलेक्ट कीजिएगा इतने सारी चीज़ें। भाई साहब कलेक्ट तो हम बाद में करेंगे, बट गाइस तुम जो 10th क्लास में पढ़ रहे हो ना, आपको इनके नाम इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूले के साथ में, कि हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, एसिटिक एसिड, बेस, ये आपको फॉर्मूले के साथ में याद करना है। आप पहचानेंगे कैसे, देखिएगा जिसमें H वर्ड आता है ना, जैसे HCl में H आ गया, H2SO4 में H आ रहा है, ठीक है, HNO3 में H आ रहा है, तो ये तो एसिड होते हैं, ये तो सारे क्या होते हैं, एसिड। लेकिन अगर साथ में OH आ जाए, जैसे Ca ट्वाइस ऑफ OH, Mg ट्वाइस ऑफ OH, तो OH जहाँ आ गया वो आपका बेसिक टर्म है, वो आपके क्या हो गए, बेस हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आ गया। तो इसको आपको फॉर्मूले के साथ में याद करना है बेटा, कर लेंगे। अब इनमें पहचानेंगे कैसे, अरे आपने कलेक्ट किया, यू हैव टू बी कीप द litmus paper with you and put 1 drop solution of each. If the litmus paper convert itself blue to red, then it is definitely acid, otherwise it is base, no change, तो वो क्या हुआ आपका, न्यूट्रल। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे एक टेबल भी दे रखी है आपको, एक
ये टेबल क्या है? ये टेबल कुछ नहीं है, आपको सैम्पल सोल्यूशन है, मैं आपको बता देती हूँ। एक लेके H2SO4 सैम्पल सोल्यूशन लेते हैं। H2SO4 कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा ये सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा वैसा एसिड नहीं है, इसे किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। किंग ऑफ, हाँ राजाओं, अम्ल का राजा, एसिड का राजा, किंग। ठीक है, खतरनाक होता है, बहुत तगड़ा। अब इसके बाद इसको रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट किया। ये समटाइम्स टेल अबाउट द HCl आल्सो, ओके गॉट इट। तो रेड लिटमस सोल्यूशन, अब एसिड है तो क्या होगा? लिटमस पेपर क्या करेगा? टर्न करेगा रेड में, तो इसमें यस ब्लू में आएगा। ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू रेड में कन्वर्ट होना ना। रेड वाला लिटमस सोल्यूशन तो कुछ नहीं होने वाला उसके, ब्लू रेड में। आप समझ में आ रही बात को? एसिड है, एसिड क्या करेगा? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। रेड को ब्लू में करेगा क्या? नहीं करेगा। फिनोप्थिलीन सोल्यूशन के साथ क्या होगा? फिनोप्थिलीन क्या है? एक इंडिकेटर है। कौन सा वाला? सिंथेटिक इंडिकेटर। तो फिनोप्थिलीन को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं ना बेटा, तो कोई चेंज नहीं आता उसके अंदर, कलरलेस होता है वो। लेकिन जैसे बेस के साथ उसको रिएक्ट करा देते हैं, वो पिंक पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये एसिड है तो फिनोप्थिलीन सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नो चेंज वाला कलर है, कुछ चेंज नहीं है। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड होता है, लेकिन बेस के साथ कलरलेस होता है। येलोइश येलोइश मतलब कलरलेस, मतलब कलरलेस मतलब बहुत डल कलर में आ जाता है, लैम्प कलर में आ जाता है वो। तो ये उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया? इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब थोड़ा आगे चलें, नीचे पैराग्राफ में कुछ एसिड्स जो होते हैं वो अपने आप की प्रेजेंस कलर के साथ नहीं बताते, वो टेस्ट के साथ या स्मेल के साथ भी बता देते हैं। ऐसे जो एसिड होते हैं जो अपनी प्रेजेंस टेस्ट या के साथ बता देते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी, समझ में आया? Some of the indicators change their, they do not show the property about the related. Olfactory indicators समझ में आया? जो सिर्फ आपको कलर से ही नहीं बताते, वो आपको किससे बता रहे होते हैं? स्मेल से और टेस्ट से। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यहाँ समझ में आ गया? अनियंस, देखा आपने अनियन को? रोज देखते हैं, हाँ अनियन प्याज वाला देखते हैं ना, देखिए जिस ये है। ठीक है, अब आगे बढ़े। हाउ डू एसिड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स? एसिड और बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये टीचर्स का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी आपको बहुत गौर से करनी है भाई, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम भी आ सकती है। और आपको एक पूरा एपरेटस का एक पूरा शो दिखा रखा है, आपको देखिएगा ये पूरा एपरेटस कैसे लगा रखा है। इसके अंदर एक स्टैंड है, उसके ऊपर एक पिन करके एक बीकर लगा रखा है, एक पाइप छोड़ रखा है एक उसके अंदर, इसमें सॉल्ट सोल्यूशन है। दिख रहा है ना आपको? ये पूरा का पूरा, ये पूरा एक स्टेट। आपको करना क्या है? 5 ml डाइलेट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, मतलब H2SO4 लेना है, टेस्ट ट्यूब में डाल देनी है और कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डाल देना है। जिंक मतलब मेटल की बात आ रही है। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे कि वो जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं वो सरफेस की तरफ आ रहे हैं, बीकर में कहाँ आ रहे हैं? सरफेस की तरफ आ रहे हैं। अब उसमें से जब जिंक जो है, जिंक जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है, मतलब आप कहो तो मैं अगर एक लाइन बोलूँ कि जब मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना बेटा, तो वो एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। और हाइड्रोजन गैस जो हमेशा जो होती है वो किस में होती है? बबल्स में आती है। ठीक है, तो
अब हाइड्रोजन गैस आई, वो ट्यूब के थ्रू क्या कर रही है, वहाँ से यहाँ से निकलना चालू किया, और ये जो नीचे जो ये भगोना रखा हुआ ना, उसके अंदर सोप सोल्यूशन है, बेसिक है मतलब। अब वहाँ से जैसे ही वो पास हुई ना, वो बबल्स फिर बबल्स बन के निकले जा रही है ऊपर, कुछ चेंज नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि जब एसिड और बेस दोनों मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन गैस को ही इवॉल्व करते हैं। अब आपको से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कभी कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे? आप कैंडल, जलती हुई कैंडल को ऐसे लगा दीजिए बबल्स के ऊपर, वो आपको एक ऐसे साउंड के साथ, पॉपअप साउंड के साथ छूटेगी। ये पॉपअप साउंड भी कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। इतना समझ में आया? ये वेरी नाइस। ये एक्टिविटी आपको कैसे बता सकती है आपको ये एक्टिविटी? व्हाट हैपन व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी। अब एक्टिविटी वाला केस तो रह नहीं गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक्टिविटी तो आने वाली नहीं है, तो फिर क्वेश्चन क्या बनेगा? विच गैस इज रिवॉल्व, हाउ कैन यू फाइंड आउट? इतना तो कर सकते हैं ना, वो 4 लाइन लिख के देते बड़ी बड़ी, कैसे पता लगा होगा हाइड्रोजन गैस का? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया चीज़ें? ये रिएक्शन देखिएगा कि अभी जो बताई थी कि एसिड और मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट तो मिलना ही है, ठीक है? ऐसे बेस के साथ भी यही है। बेस कहता है कि एसिड ने ये दिया तो मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी दे लेता हूँ। तो बेस क्या करता है? जैसे ही जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो एक गंदा सा सड़ा सा सॉल्ट बना देता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। कोई काम का नहीं है, और हाइड्रोजन गैस भी दे देता है, मतलब जो निकालना है जो भी है। क्लियर? इतना समझ में आया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे की तरफ चलें। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? तो बेटा ऐसी बात है कि जब कार्बोनेट आ गया ना, एक सल्फेट आता है ना, तो सल्फेट के साथ SO3 लग जाता है, परंतु अभी कार्बोनेट आ गया ना तो CO3 हो गया। और जब भी कार्बोनेट रिएक्ट करता है वो अपना बच्चा छोड़ के जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जरूर छोड़ के जाएगा। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा। जब अब आपको मैं इसके शॉर्ट में बताती हूँ इस चीज़ को कि जब भी कोई कार्बोनेट आपके किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो आपको क्या क्या देगा? वो एक सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या देगा? सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई की बात हो रही है, बाइकार्बोनेट। अब सोडियम के साथ मिला तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। लिथियम के साथ मिला लिथियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसे लग जाता है नाम के आगे। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी क्या देगा? नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर नाउ? नाइस। लेकिन जब अगर ऐसा हो रहा था और होते होते हमने कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वो थोड़ी ज़्यादा पास करा दी, तो वो क्या कर देगा? वो जस्ट कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। समझ में आ रही है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वो दोबारा रिएक्ट कर देगी, उसको किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर के अंदर। और वो वाटर क्या होता है? वाइट प्रेसिपिटेट बनाती है। वो क्या बनाती है? वाइट प्रेसिपिटेट। अब उसके अंदर और छोड़ते जाओ कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो वाइट प्रेसिपिटेट था ना वो इनविजिबल हो जाएगा, वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। समझ में आ रही है? मतलब समझने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है आपका कि देखिएगा, समझिएगा कि जब किसी भी किसी भी कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, किसी भी कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो व्हाट वी गेट? नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड। यहाँ तक समझ में आया? सॉरी, यहाँ तक क्लियर है? अब कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखो यहाँ तक तो क्लियर है। एक यहाँ पे एक जो लाइन दे रखी है वो देखिएगा इसको। लाइम वाटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लाइम वाटर CaCO3 के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम वाटर बोला जाता है। लाइम वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा जाए तो क्या होगा? टर्न इनटू मिल्की। ये 9th में भी पढ़ा था हमने। टर्न इनटू मिल्की। वेरी नाइस बेटा। अगर उस मिल्की सब्सटेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड घुसाओ, पास करते जाओ, पास करते जाओ, पास करते जाओ, वो जो वाइट प्रेसिपिटेट था ना, इनसॉल्युबल पार्ट था ना सब्सटेंस, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? कलरलेस पार्ट में, सॉल्युबल हो जाएगा वो इसके अंदर। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन ऐसा बनेगा, व्हाट हैपन when the calcium carbonate या कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड और बेस। या फिर ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन कि आपको ये रिएक्शंस दे दी जाए और कुछ फिल करने के लिए दे दी जाए, और आपको जब प्रोडक्ट पता होगा तो आप फिल भी कर लेंगे इस चीज को। एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि व्हाट हैपन व्हेन द लाइम वाटर या फिर CO2 इज पास थ्रू द लाइम वाटर। रिएक्शन, आपको रिएक्शन बता दीजिए। रिएक्शन लिखने के लिए आ सकती है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए, ठीक है? या तो रिएक्शन लिखने के लिए भी आ सकती है, या तो रिएक्शन फिलअप्स वाले केस में आती है ना, 4 वाले में से एक पोर्शन गायब होता है या 2 पोर्शन, या रिएक्टेंट दे रखा है, प्रोडक्ट गायब है, प्रोडक्ट दे रखा है, रिएक्टेंट आप बता दो वाला केस। तो ये जो जितने भी रिएक्शंस है ना बेटा, इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है? व्हाट हैपन, टर्न इनटू द मिल्की, और पास कराया और पढ़ाया, मतलब पानी डाला और डाला CO2, क्या हुआ? कन्वर्ट इनटू द मिल्क। किस में कन्वर्ट हो गया? मिल्की पार्ट कलरलेस के अंदर हो गया। वो घुल जाएगी ना अभी उसके अंदर, मिक्सअप हो जाएगी ना वो उसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है? मैं इस पर जोर इसलिए दे रही हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बनता ही बनता है लगभग, कैसे भी बने पर बनेगा जरूर। यहाँ पे समरी में दे रखा है इन लोगों ने कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो आपको मिलता है नमक, पानी और CO2। नमक, पानी और CO2, नमक, पानी और कब मिलेगा? जब मेटल कार्बोनेट को या हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट करा जाएगा? क्लियर नाउ? वेरी नाइस। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अरे यार ये तो मत पूछो, अब इसे पढ़ पढ़ के तो हमारी जान ही निकल रही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन अराइज हो गए। 2 क्वेश्चन क्या हुआ? देखो, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट हैपन इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या व्हाट हैपन व्हेन द एसिड और बेस रिएक्ट टू ईच अदर। लेकिन 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 आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कोई सिंपल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बता दो, तो आप क्या बताएंगे कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनाता है? नमक और पानी। ये जरूर बनता है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। यहाँ आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दे भी रखा है आपको एक कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये याद कर लीजिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड और नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। तो पहले बात करेंगे मेटलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं। मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बिहेव करते हैं कैसे? बेस की तरह। कैसे बिहेव करते हैं? उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? बेस की तरफ। ध्यान रखिएगा इस चीज को। मेटलिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी, या फिर अभी एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डू मेटलिक ऑक्साइड बिहेव लाइक एसिड बेस, तो वहाँ पे आंसर आएगा बेस, क्योंकि बेस भी जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे थे कि नहीं? एसिड और पानी, वाटर और नमक बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? सेम केस में जब मेटलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एसिड के साथ, तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट और
वाटर बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो दो चीज़ें यहाँ पता चली क्या, कि मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो भी बेस की तरह ही बिहेव करते हैं। और क्या होता है जब मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट और पानी, वाटर। अब बात करते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड। जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी सेम वही काम करेंगे कि जो मेटलिक जो ऑक्साइड थे वो क्या कर रहे थे, कैसे बिहेव कर रहे थे, बेसिक की तरह। तो नॉन मेटलिक कैसे करेंगे, एसिड की तरह, अपोजिट तो होगा। जब मेटलिक ऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहे थे, बेस की तरह, तो नॉन मेटलिक कैसे करेंगे, एसिड की तरह करेंगे। और जब नॉन मेटलिक जो ऑक्साइड होंगे, जब एसिड की तरह कर रहे हैं, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। वही नमक और पानी लेके बैठ जाओ भाई, क्लियर आउट। तो प्रॉपर्टी कैसी हुई, कैसे हुआ कि मेटलिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी कैसी हुई, बेस की तरह, और नॉन मेटलिक की कैसे हो गई बेटा, एसिड की तरह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब कुछ। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वाई शुड कर्ड्स एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। खट्टे सब्सटेंस या दही को ब्रास या मेटलिक पॉट के अंदर क्यों नहीं रखा जाता, इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि कर्ड और जो खट्टे सब्सटेंस अगर हैं, सौर हैं, तो वो एसिडिक है। और एसिड और मेटल तो रिएक्ट करके बताया था अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इवॉल्व कर देगी, और वो तो आपके लिए पॉइजन भी कर सकती है। और जो सॉल्ट बनेगा वो नमक नहीं होगा, कहीं आप भर लो डब्बे में, वो गंदा पॉइजनस सॉल्ट होता है वो, इसलिए नहीं रखते हैं हम। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड एंड एसिड रिएक्ट विद मेटल। अभी बताया था कि हाइड्रोजन गैस होती है। और कैसे पता लगाएंगे आप उसका, वही कैंडल वाली एक्टिविटी अभी बताया था मैंने आपको। ये वाली एक्टिविटी कौन सी थी, ऊपर जाके कैंडल वाली एक्टिविटी, सबसे फर्स्ट एक्टिविटी ये वाली एक्टिविटी। ये एक्टिविटी जो फर्स्ट वाली एक्टिविटी थी, इसको आप पूरी को शो करेंगे इसके साथ में। फिर अगला क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफोवेन। एफोसेंस मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है। यहाँ जो वर्ड आ जाए ना ये वाला एफोसेंस, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है, ठीक है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ द वन कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कैल्शियम क्लोराइड। देखो कैल्शियम क्लोराइड आ रहा है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 ये है। इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज, एक तो ये है और एक CO2 बन रहा है, ये पक्की बात है। अब ये बोल रहा है कि रिएक्शन क्या होगी, तो ये रिएक्शन वही है, कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराया, CaCO3 को जब HCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, CaCl2 CO2, और बाद में पानी भी बनेगा साथ में, क्लियर। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी वो इसकी रिएक्शन होगी। इसको इस वाली रिएक्शन को उन्होंने बोला है कि बैलेंस फॉर्म में कीजिएगा। तो बैलेंस फॉर्म में करने के लिए CaCl2 है, तो Cl2 के लिए 2HCl कर देंगे, यहाँ पे H2O है, हो गया CO2। देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्लियर, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस रिएक्शन है। इससे आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये थे आपके इंडेक्स क्वेश्चन। 2.1 पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है इस बुक, अभी इस चैप्टर का। आपको समझ में भी आ गया होगा बेटा, और जितना भी हो सका है मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें बता ही दिए, ठीक है। और भी न्यू अपडेशन मिलेगी आपको, जब तक आप इनको प्लीज़ कीजिएगा, समझिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।